नमस्कार दोस्तों, द स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रामसर साइट्स ट्रिक से याद करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अक्सर किताबों में या खबरों में सुनते हैं कि अमेज़न के वर्षावन इस धरती के फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर इस धरती के पास फेफड़े हैं तो इसकी किडनियां कहाँ हैं? मतलब हमारे शरीर में जो काम किडनियां करती हैं, गंदगी को छानना या खून को साफ करना, वही काम धरती के लिए कौन करता है? आज हम धरती की इन्हीं किडनियों की बात करने वाले हैं, जिन्हें हम रामसर साइट्स या वेटलैंड्स कहते हैं। ये बहुत ही सटीक सवाल है और ये धरती की किडनियों वाली उपमा बिल्कुल सही है। एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हमें यही समझना चाहिए कि ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड आखिर होती क्या है। सरल शब्दों में कहें तो वेटलैंड वो जगह है जहाँ जल और थल का मिलन होता है। अच्छा, जल और थल का मिलन। जी, विज्ञान की भाषा में इसे इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये न तो पूरी तरह से सूखी और ठोस जमीन होती है और न ही ये कोई बहुत गहरा समुद्र या गहरी झील है। मतलब ये बीच का इलाका है? एकदम सही। ये इन दोनों के बीच का एक दलदली, नमी वाला या उथले पानी का इलाका है। इसकी एक बहुत ही खास तकनीकी पहचान भी तय की गई है। वो क्या है? इसके दायरे में समुद्र के किनारे वाले वो क्षेत्र भी आते हैं जहां लो टाइड यानी निम्न ज्वार के समय पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। अच्छा, मतलब 6 मीटर वाली एक अधिकतम गहराई की सीमा तय कर दी गई है ताकि उसे गहरे समुद्र से अलग किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अगर मैं किसी इलाके में खड़ी हूं तो मैं कैसे पहचानूंगी कि एक आम तालाब है या एक प्रॉपर वेटलैंड है? एक सच्चे वेटलैंड की मुख्य रूप से 3 तकनीकी विशेषताएं होती हैं और ये तीनों एक साथ काम करती हैं। पहली विशेषता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी यानी पानी से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, यानी ये एक ऐसा इलाका है जहां साल के ज्यादातर समय पानी भरा रहता है या जमीन पानी से ढकी रहती है। दूसरी है हाइड्रिक सॉइल। हाइड्रिक सॉइल, इसका मतलब है कि यहाँ की मिट्टी पानी से इस कदर संतृप्त होती है कि उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब वहां पाए जाने वाले पौधे? जी बिल्कुल। ये आम पौधे नहीं होते, बल्कि ये ऐसे खास पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी वाले इस पानी भरे माहौल में ही जीवित रह सकते हैं, जैसे कि मैंग्रोव के जंगल या कमल के पौधे। वो जो आपने दूसरी विशेषता बताई ना, मिट्टी के संतृप्त होने वाली बात, उसको मैं अपने दिमाग में कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर पा रही हूँ। कैसे? जैसे अगर आप एक ग्लास पानी लें और उसमें चीनी घोलते जाएं, आप घोलते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है जब पानी और चीनी को अपने अंदर नहीं घोल पाता। हम उसे संतृप्त या सैचुरेटेड घोल कहते हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। उसी तरह वेटलैंड की इस मिट्टी में इतना पानी समा चुका है कि अब वो एक बूंद और पानी नहीं सोख सकती और उसमें हवा या ऑक्सीजन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एकदम परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। और मजे की बात यह है कि मिट्टी में ऑक्सीजन की इसी कमी के कारण वहां एक बहुत बड़ा जादू होता है। जादू? कैसा जादू? जब वहां पेड़ों के पत्ते या मरे हुए जीव गिरते हैं तो ऑक्सीजन न होने के कारण उनका विघटन या सड़ना बहुत धीमा हो जाता है। अच्छा, तो वो जल्दी सड़ते नहीं है? हाँ, इसी वजह से वहां बहुत सारा कार्बन जमा हो जाता है। यानी ये वेटलैंड्स कार्बन को सोखकर पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं। अरे वाह! इसीलिए इन्हें धरती का बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और जैसा आपने शुरू में कहा, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और लैंडस्केप की किडनियां, ये दोनों नाम सुनने में बहुत ही दिलचस्प लग रहे हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? देखें, सुपरमार्केट इसलिए क्योंकि यहाँ छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर मछलियों, मेंढकों और प्रवासी पक्षियों तक के भोजन और वनस्पतियों का एक बहुत बड़ा फूड वेब बनता है। मतलब खाद्य जाल बनता है। जी, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और किडनियां इसलिए क्योंकि जिस तरह हमारी किडनियां हमारे खून से यूरिया और टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, वैसे ही वेटलैंड्स के पौधे पानी में बहकर आ रहे प्रदूषण और रसायनों को सोख लेते हैं। ये तो सच में प्रकृति की एक कमाल की इंजीनियरिंग है। अब इसके इतिहास पे थोड़ी नजर डालते हैं। दुनिया को इनकी अहमियत कब समझ आई? मुझे याद आ रहा है कि ईरान के एक शहर से इसका कोई गहरा जुड़ाव है। जी हाँ, बिल्कुल। 2 फरवरी
1971 को ईरान के रामसर शहर में, जो कैस्पियन सागर के तट पर है, दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए थे। अच्छा, वहीं पर रामसर समझौता हुआ था। बिल्कुल, वहां इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ये समझौता 1975 में लागू हुआ था। 1971 में समझौता हुआ और 75 में लागू हुआ। लेकिन भारत इस मुहिम का हिस्सा कब बना? भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और एक जरूरी अपडेट भी बता दूं, 2026 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम भी याद रखनी चाहिए। हाँ, वो क्या है? 2026 की थीम तय की गई है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, यानी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न। ये थीम तो बहुत ही प्रासंगिक है। स्थानीय समुदायों का ज्ञान ही असल में इन जगहों को बचाता आया है। और अगर हम पूरी दुनिया के नक्शे पर देखें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किन देशों में हैं? वर्तमान आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है, जिनकी संख्या 176 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको आता है। और हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस लिस्ट में? भारत कुल 98 रामसर साइट्स के साथ पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और अगर हम सिर्फ दक्षिण एशिया की बात करें तो हम पहले नंबर पर हैं। 98 साइट्स, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। इन 98 साइट्स को राज्यों के अनुसार याद रखना तो एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो चलिए अब अपने असल मिशन पर आते हैं। बिल्कुल ट्रिक से याद करते हैं। हाँ, भारत के नक्शे में बिल्कुल उत्तर से शुरू करते हैं, हमारे बर्फीले पहाड़ों की तरफ से। जम्मू कश्मीर में 5 साइट्स हैं: वुलर झील, शालबुग, होकेरा, मानसर और हैगम। इन 5 को एक साथ कैसे याद रखा जाए? इसे याद करने के लिए हम एक छोटी सी कहानी विजुअलाइज करते हैं। देखिए, कश्मीर की बात हो रही है तो वहां बहुत ठंडी होती है। ठंड से बचने के लिए हम वूल की शॉल लेकर जाएंगे। तो वूल से वुलर झील और शॉल से शालबुग। अच्छा, वूल की शॉल हो गई। अब दूसरी तरफ से सोचिए, जब से वहां अनुच्छेद 370 हटा है, कश्मीर पूरी तरह से हमारा होके रहा, तो होकेरा से होकेरा। अरे वाह! इस बात से जो दुश्मन देश हैं वे हाइगम में चले गए हैं, बहुत दुखी हैं। हाइगम से हगम। और कश्मीर तो वैसे भी हमारे सर का मान है ही, तो मानसर। क्या बात है! मतलब वूल की शॉल ओढ़ कर गए कश्मीर हमारा होके रहा, दुश्मन हाइगम में गए, और ये हमारे सर का मान है। बहुत ही शानदार विजुअल बन गया दिमाग में। बिल्कुल। अब इसी के पास लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में 2 साइट्स हैं, त्सोकर और त्सो मोरिरी। इसके लिए क्या लॉजिक लगाएं? लद्दाख के नाम में ही इसका लॉजिक छुपा है। लद्दाख में एक शब्द साउंड करता है लद्दा, जिसे आप गद्दा से जोड़ सकते हैं। अब गद्दे पर इंसान क्या करता है? गद्दे पर तो इंसान सो जाता है। बस यही ट्रिक है, गद्दे पर हम सो जाते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो लद्दाख की साइट्स के नाम में ही शुरुआत में त्सो या सो लगा होता है, जैसे त्सोकर, त्सो मोरिरी। तो जहां भी आपको त्सो शब्द दिखे, लद्दाख टिक कर दें। ये त्सो वाला पैटर्न तो बहुत काम का है। अब पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ 3 साइट्स हैं, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के नाम को तोड़िए। हिम का आंचल यानी बर्फ का आंचल। अब कल्पना कीजिए कि बर्फीले आंचल वाले पहाड़ों पर रात में चंद्रमा बिल्कुल सफेद और साफ चमकता है। चंद्रमा से चंद्रताल। जी। और अगर आप उस कड़ाके की ठंड वाले बर्फीले इलाके में रन करेंगे यानी दौड़ेंगे, तो आपके पैर या पग ठंड से जम जाएंगे। रन से रेणुका और पग जम जाने से पौंग डैम। चंद्रमा, रन और पग जम जाना, एकदम लॉजिकल कनेक्शन है। और यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य जोड़ना चाहूंगी। आपने जो रेणुका साइट का नाम लिया, वो पूरे भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। खैर, अब हिमाचल के पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं वो नीचे मैदानों में आती हैं। तो चलिए हम भी उन नदियों के साथ पंजाब चलते हैं। पंजाब में 6 साइट्स हैं: रोपड़, कांजली, व्यास, हरीके, नांगल और केशवपुर। पंजाब का तो नाम ही 5 नदियों से बना है, तो जाहिर सी बात है कि वहां जल की कोई कमी नहीं होगी। जल से कांजली। अच्छा। और जल का जुड़ाव आंसुओं से भी है। तो अगर कोई इंसान रो पड़े तो भी आंखों से जल ही आता है। रो पड़े से रोपड़। रोपड़ और कांजली हो गए। इसके अलावा पंजाब की संस्कृति में लोग बड़े बड़े केश रखते हैं, तो केशवपुर। और वहां किसी भी बातचीत को पंजाबी में गल कहा जाता है। गल से नांगल। और व्यास और हरिके। बाकी व्यास और हरिके तो वहां की बहुत ही प्रसिद्ध नदियों और बैराज के नाम हैं, तो वो वैसे भी पंजाब के साथ याद हो जाते हैं।
रोने पर आंखों से जल आना, केश रखना और बात को गल कहना। ये ट्रिक तो पंजाब की संस्कृति से ही जुड़ गई। बहुत आसान है। अब पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा चलते हैं। यहाँ केवल 2 रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास। ये तो शायद सबसे आसान है। आपको सुल्तान मूवी तो याद ही होगी। उस फिल्म में जो हट्टे कट्टे पहलवान दिखाए गए हैं वो कहाँ से होते हैं? वो तो हरियाणा से होते हैं। ऐसे सुल्तानपुर हो गया। और दूसरा, भिंडी किस रंग की होती है? भिंडी तो हरी होती है। हरी होती है, और हरी से बन गया हरियाणा। भिंडी से भिंडावास। हरी भिंडी और हरियाणा के सुल्तान। मुझे नहीं लगता कि ये मैं कभी भूल पाऊंगी। अब उस राज्य की तरफ बढ़ते हैं जहां से कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है, उत्तर प्रदेश। यहाँ 11 रामसर साइट्स हैं। ऊपरी गंगा, नवाबगंज, सांडी, पार्वती अर्गा, हैदरपुर, बखीरा, समन, सूर सरोवर, समसपुर और पटना। 11 नाम एक साथ कैसे जुड़ेंगे? इसके लिए भी हम शब्दों को जोड़ते हैं। ऊपरी गंगा नाम की शुरुआत में ही यूपी है। दूसरा, नवाबों का शहर लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो नवाबगंज वहीं होगा। हाँ, ये तो आसान है। आजकल आप खबरों में सुनते होंगे कि यूपी में अपराधियों को समन भेजकर सख्त कार्रवाई की जाती है। समन से समन और समसपुर। अरे वाह! इस कार्रवाई से अपराधियों में बहुत डर बैठ गया है। डर से हैदरपुर। और जो भी फालतू का बखेड़ा था वो खत्म हो रहा है, तो बखेड़ा से बखीरा। ये तो एकदम न्यूज़ हेडलाइन बन गई। बिल्कुल। इसके अलावा पार्वती अर्गा में अर्गा शब्द आगरा जैसा साउंड करता है, और आगरा यूपी में है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने ट्रिक्स बताई हैं। लेकिन यहाँ एक नाम पर मुझे रोककर एक बात साफ करनी है। आपने एक साइट का नाम लिया, पटना। पटना नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में सबसे पहले बिहार की राजधानी का नाम आएगा। क्या ये वही पटना है? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जो पटना पक्षी अभयारण्य है वो बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। ये हाल ही के वर्षों में जोड़ी गई है, इसलिए ये एक फेवरेट कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है। लोग नाम देखकर तुरंत बिहार टिक कर देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये यूपी में है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था, इसे तो अलग से हाईलाइट करना चाहिए। अब जब बिहार का जिक्र आ ही गया है तो असली बिहार की रामसर साइट्स पर भी चलते हैं। यहाँ 6 साइट्स हैं: कबाड़ताल, नागी, नकटी, गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर। इसकी क्या ट्रिक होगी? इसके लिए हम एक घरेलू कहानी बनाते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा कबाड़ है, तो कबाड़ताल, और कहीं से एक नाग भी आ गया है, तो नागी। बाप रे, कबाड़ और नाग! फिर क्या करेंगे? आप कबाड़ और नाग को घर से बाहर निकालेंगे। बाहर से बिहार। नाग कहाँ रहता है? वो बिल में रहता है, तो गोगा बिल। और अगर आप नाग को बाहर निकालने में हार गए तो समाज में आपकी नाक कट जाएगी। नाक कट से नकटी। बचा गोकुल, तो गोकुल को आप भगवान कृष्ण यानी बांके बिहारी से जोड़कर याद रख सकते हैं। बिहारी मतलब बिहार। कबाड़ और नाक को बाहर निकालो, हार गए तो नाक कटेगी। बहुत ही फनी लेकिन कारगर ट्रिक है। चलिए अब भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ 5 साइट्स हैं: भोज, साख्य सागर, यशवंत सागर, सिरपुर और तवा। मध्य प्रदेश को याद करने के लिए भूगोल और इतिहास दोनों का सहारा लेते हैं। मध्य प्रदेश में सागर नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, तो साख्य सागर और यशवंत सागर दोनों मध्य प्रदेश में होंगे। हाँ, सागर नाम तो वहाँ काफी आम है। इतिहास में जाएं तो राजा भोज के नाम पर ही भोपाल शहर बसा है, जो वहाँ की राजधानी है। और अगर आप भारत के नक्शे को एक इंसान के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश भारत के सिर और पैरों के ठीक मध्य में आता है, तो सिरपुर भी वहीं है। इसके अलावा तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। मतलब मध्य प्रदेश के लिए तो ट्रिक से ज्यादा वहाँ की भौगोलिक पहचान ही काफी है। अब हम मध्य भारत से होते हुए पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले असम। असम में एक ही साइट है, दीपोर बील। असम को आप आसमान से जोड़िए। रात के समय आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो दूर से ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे दीप जल रहे हों। आसमान में दीप, बस इतना याद रखना है। आसमान में दीप बहुत काव्यात्मक है। अब थोड़ा ऊपर पहाड़ों में सिक्किम की बात करते हैं। यहाँ भी एक ही साइट है, लेकिन नाम थोड़ा उच्चारण करने में कठिन है, खिचोपलरी। नाम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ट्रिक बहुत आसान है। सिक्किम बहुत ऊंचाई पर स्थित है। वहां का मौसम और रास्ते ऐसे हैं कि बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं। कम से सिक्किम। अच्छा। इसलिए जो लोग वहां पहुंचने में सफल होते हैं वो उस दुर्लभ पल को अपने कैमरे में खींच लेते हैं। पल को खींचना, इससे खिचोपलरी याद आ जाएगा। सही है, उस पल को कैमरे में खींच लो।
अब पूर्वोत्तर का एक बहुत ही खास राज्य मणिपुर, यहाँ लोकटक झील है। जी, लोकटक तो वैसे भी बहुत मशहूर है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मनी खर्च करके आते हैं। मनी से मणिपुर। और लोकटक कैसे याद रहेगा? लोग पैसे खर्च करके वहां टकटकी लगाकर इस अजूबे को देखते हैं। टकटकी से लोकटक। मनी खर्च करके टकटकी लगाना। अब मिजोरम पर आते हैं। यहाँ पाला वेटलैंड है। और त्रिपुरा में रुद्रसागर है। यह ट्रिक हमारे पौराणिक आख्यानों से है। भगवान शिव के रुद्र रूप को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। रुद्र और त्रिपुरारी हमेशा साथ आते हैं, तथ्य याद रखना चाहिए। अब तट के किनारे किनारे थोड़ा और नीचे चलते हैं, उड़ीसा की तरफ। जी, यहाँ 6 साइट्स हैं। चिल्का, भीतरकनिका, अनसुपा, सतकोशिया, तंपारा और हीराकुंड। ये थोड़े मुश्किल नाम है, इन्हें कैसे पिरोएंगे? इस कहानी को थोड़ा धीरे धीरे दिमाग में बनाइए। मान लीजिए आसमान में एक चील उड़ी, चील से छिलका और उड़ी से उड़ीसा। चील उड़ी, ठीक है। अब दूसरी घटना सोचिए। अगर किसी इंसान के कान के भीतर अचानक कोई मच्छर या कीड़ा चला जाए तो क्या होगा? कान के भीतर से भीतरकनिका। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल, आंसू से आंसुपा, घबराहट के मारे उसके कंठ में पानी आ जाएगा, यानी प्यास लगेगी। कंठ और कोशिया से सतकोशिया। और तंपारा, परेशानी व बुखार से उसके शरीर का पारा हाई हो जाएगा। पारा से तंपारा। और हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में महानदी पे है। ये एक जनरल नॉलेज का फैक्ट है। मतलब कान के भीतर मच्छर गया तो आंसू आए, कंठ सूख गया और पारा हाई हो गया। कमाल है, ये पूरा विजुअल तो एक फिल्म के सीन की तरह दिमाग में छप गया। अब पूर्व में एक राज्य बचता है, झारखंड। यहाँ एक साइट है उधवा। उधवा को याद रखने का सबसे मजेदार तरीका है एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड गाना। आपने गदर फिल्म का वो गाना सुना है, उड़ जा काले कामा? हाँ, बिल्कुल उसी तर्ज पर गाइए। उड़ जा काले कामा, तेरे मुंह विच खंड पावा। उड़ जा से उधवा और खंड से झारखंड। गाना गाकर रामसर साइट याद हो गई। ये तरीका तो सच में तनाव कम कर देता है। चलिए अब भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से का रुख करते हैं। सबसे पहले सूखे और रेतीले राज्य राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ 5 साइट्स हैं, केवलादेव, सांभर, कीचन, मिनार और सिलीसेड। राजस्थान का इतिहास राजा महाराजाओं का रहा है। तो ट्रिक ये है कि पुराने जमाने में राजाओं का स्थान देवताओं के समान माना जाता था। राजाओं का स्थान से राजस्थान और देवताओं से केवलादेव। और उन्हीं राजाओं ने अपने पराक्रम से इस वीर भूमि को हमेशा संभाल कर रखा था। संभाल से सांभर। केवलादेव पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है, ये भी याद रखें। अब राजस्थान से सटा हुआ गुजरात। यहाँ 5 साइट्स हैं, छारीडांड, खिजड़िया, नल सरोवर, थोल और बधवाना। गुजरात की संस्कृति में दांडिया का नृत्य बहुत मशहूर है। दांडिया से छारीडांड। और गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो केवड़िया गांव में स्थित है। केवड़िया से खिजड़िया साउंड करता है? अच्छा, केवड़िया और खिचड़िया। जी। यह प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के पास और पानी में नहीं बल्कि जमीन यानी थल पर खड़ी है। सरोवर से नल सरोवर और थल से थोल। ये बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन है। और मैं यहाँ एक और अपडेट जोड़ना चाहूंगी कि जो छारीडांड साइट हमने दांडिया से याद की, वो इस सूची में बिल्कुल नई शामिल की गई हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 3 साइट्स हैं, लोनार, नंदूर और ठाणे। लोनावाला पर्यटन स्थल महाराष्ट्र में है, ये तो हम सभी फिल्मों से जानते हैं। लोनावाला से लोनार याद आ जाएगा। वैसे लोनार एक उल्कापिंड से बनी झील भी है। हाँ, वो पिंक पानी वाली झील। बिल्कुल। और महाराष्ट्र के नाम में ही है महान राष्ट्र, जो एक बहुत ही विशाल राज्य है और काफी दूर तक फैला हुआ है। दूर से नंदूर। ठाणे तो वहां का बहुत प्रसिद्ध शहर है ही, जहां भारत की पहली ट्रेन भी चली थी। महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे चलें तो छोटा सा राज्य गोवा आता है। यहाँ सिर्फ एक साइट है, नंदा झील। गोवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और गोवा जाने का नाम सुनते ही या वहां छुट्टियां बिताने के विचार से ही सबको बहुत आनंद आ जाता है। आनंद से नंदा। बिल्कुल, आनंद तो आता ही है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ 4 साइट्स हैं, रंगनाथिट्टू, अंग समुद्र, अग्नाशिनी और मगधी। इसे ऐसे याद रखें कि जो लोग बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, नाटक से कर्नाटक, वे अपनी बात पर टिकते नहीं हैं और बार बार अपना रंग बदलते हैं। रंग से रंगनाथिट्टू। रंग बदलने वाले नाटक करते हैं, बहुत सही। अब दक्षिण में केरल की ओर चलते हैं। यहाँ 3 साइट्स हैं, वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्तमकोटा। केरल के नाम को थोड़ा मजाकिया रूप में करेला से जोड़िए।
अगर किसी बच्चे को करेला खाने को कहा जाए तो वो सबसे पहले अपनी मुंडी हिलाकर साफ मना कर देता है। मुंडी से अष्टमुड़ी। हाँ, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और फिर जब माता पिता की डांट पड़ती है और उसे खाना ही पड़ता है तो वो सांस थामकर उसे निगल लेता है। सांस थामकर से सस्तम कोटा। करेला मुंडी हिलाकर और सांस थामकर खाना, क्या शानदार इमेजिनेशन है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। यहाँ एक साइट है कोलेरू झील। बहुत सरल है। अंधेरे में हमारी आंखों को सब कुछ काला ही दिखाई देता है। अंधेरे से आंध्र और काला से कोलेरू। अंधेरा और काला का शाश्वत जुड़ाव है। अब हम उस राज्य पर आ गए हैं जिसका नंबर सुनकर शायद कोई भी घबरा जाए, तमिलनाडु। यहाँ 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 20 रामसर साइट्स हैं। चित्रागुड़ी, नंजरायण, मन्नार की खाड़ी आदि। क्या हमें ये 20 के 20 नाम इसी तरह कहानी बना के रटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 20 साइट्स की कोई एक ट्रिक या कहानी बनाना तो सिर्फ और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो फिर क्या करें? यहां हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। आपको बस एक पैटर्न पकड़ना है। अगर विकल्पों में ऐसे दक्षिण भारतीय नाम मिलें जिनके अंत में कुलम या थंगल लगा हो, जैसे कुंथन कुलम या वेदांथंगल। कुलम या थंगल? जी। या फिर नारायण के स्वरूप में मिल जाएं, जैसा नाम हो तो नंजरायण, तो समझ जाइए कि ये सब तमिलनाडु की पहचान है। मतलब सिर्फ शब्दों की बनावट पहचाननी है। कुल्लम, थंगल और नारायण वाले नाम आए तो तमिलनाडु टिक कर देना है। ये तो सच में स्मार्ट वर्क हुआ। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी साइट पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रामसर साइट्स को विस्तार से समझा और ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।